बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम BRS शॉर्ट में कहते हैं। देखो भाई, या तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए जाएगा बहुत ज़्यादा इजी, या फिर आपको ये लगेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। हाँ जी, यही तो मसला है कि मामला इंग्लिश का ज़्यादा है। इस चैप्टर में आपको बस किस पर थोड़ा सा फोकस करना है? लैंग्वेज पे। समझ में आती है बात या नहीं आती? अगर आप अंग्रेजी को ठीक से समझ जाते हैं, जो कि थोड़ी सी बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, अगर आप उस चीज़ पर तरीके से फोकस करेंगे ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। असल में इस चैप्टर में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंटेक्स्ट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, और बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। मैं पहले आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स समझाऊंगा। अगर आप इसके बेसिक्स को ढंग से पढ़ लेंगे और 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, आपको रियलाइज होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ज़्यादा आसान चैप्टर ही कोई नहीं है। क्योंकि या तो सिर्फ इसमें प्लस करना है या फिर इसमें माइनस करना है, और क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, यही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बेटा, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। आज के टाइम में पासबुक के अलावा लोगों के पास होती है बैंक स्टेटमेंट। क्या होती है बेटा? ऐसी बात नहीं है, बैंक आप लोगों को पासबुक भी देता है, लेकिन स्टिल लोग पासबुक के साथ मसला क्या होता था कि बैंक में जाकर आपको उस पासबुक पर एंट्रीज डलवानी होती थी। लेकिन आज के टाइम पर जो ऑनलाइन ज़माना आ चुका है, आप जस्ट क्या करते हैं, अपने बैंक की नेट बैंकिंग पर लॉगिन करते हैं और वहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? हाँ जी मेरे बच्चे, बैंक स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? मैं अभी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा, ठीक है? अपनी नहीं दिखाऊंगा यार, प्लान तो मैं दिखाई दे रहा, आइडिया चेंज्ड। मैं ऐसी नेट पे से निकाल के दिखा दूंगा। हाँ पहले दिखाई थी, 11th में दिखाई थी, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को अभी एक पासबुक दिखाऊंगा, यानी एक बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। समझ आई बात या नहीं? और कैश बुक के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोग समझते ही होंगे। पहले मैं ज़रा कैश बुक की एक बात कर लेता हूँ आपसे। देखो कैश बुक क्या होती है, ये कैश बुक है आपकी। कैश बुक की एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अगर ये कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक है, क्या है बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक, तो ये हमारे चैप्टर में किसी काम की नहीं, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में जो अमाउंट का कॉलम होता है वो सिर्फ कैश से रिलेटेड होता है। यानी कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाली एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में बताती हैं। ये बताती नहीं कि बैंक कितने से इंक्रीज हो रहा है और बैंक कितने से डिक्रीज हो रहा है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमारे लिए यहाँ पर बेकार है। अगर आपकी कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक है, कौन सी कॉलम कैश बुक है बेटा? डबल कॉलम कैश बुक है। तो डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम बैंक के लिए भी होता है। किसके लिए होता है बेटा? मैं इसे कैश का कॉलम कह देता हूँ, इसे बैंक का कॉलम कह देता हूँ, इसे कैश का कॉलम कह देता हूँ, इसे बैंक का कॉलम कह देता हूँ। मान लेते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, तो बताइए वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा किसी भी रीज़न की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट साइड पर लिखा जाएगा और डेबिट साइड के बैंक कॉलम में वो अमाउंट लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज, तो उस एंट्री को, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ पर? क्रेडिट साइड पर, और उससे आपका बैंक अकाउंट का कॉलम यानी क्रेडिट साइड का कॉलम लिख दिया जाएगा।
यानी अगर बैंक कॉलम डेबिट साइड वाला लिखा जाता है तो इसका मतलब बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है, और अगर बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड वाला लिखा जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती? यानी अपने पास आप जो ये बैंक का कॉलम बना रहे हैं, हाँ जी, अपने पास जो ये आप बैंक का कॉलम बना रहे हैं, तो बैंक आपके लिए क्या है बेटा? एसेट है। क्या है? और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो अगर बैंक में कभी भी पैसा इंक्रीज होगा तो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बैंक में पैसा कभी भी डिक्रीज होगा तो आप उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताइए बच्चे, ऐसे ही होता है? ठीक। अब मैं आपको एक पासबुक का फॉर्मेट दिखाता हूँ कि पासबुक में क्या होता है या बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है। हाँ जी, देखिए ये बैंक स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दो साइड्स नज़र आ रही होंगी, एक है क्रेडिट और एक है डेबिट। एक है क्रेडिट और एक है डेबिट, है ना? अब ज़रा एक चीज़ बताइए, आप जब भी किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं? पेमेंट। तो आप अपनी कैश बुक में उस चीज़ को कौन सी साइड पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि पेमेंट करने की वजह से आपका बैंक अकाउंट क्या होता है? रिड्यूस। क्या होता है? रिड्यूस। तो आप कहते हैं सर हमारा बैंक वाला एसेट जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो आप अपने पास बैंक को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, हाँ या ना? अब ज़रा देखो, पेमेंट यहाँ भी हो रही है, देखो लिखा हुआ है पेमेंट क्रेडिट कार्ड। क्या लिखा हुआ है बेटा? पेमेंट क्रेडिट कार्ड। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वही चीज़ कहाँ लिखी हुई है? डेबिट साइड पे। यानी आपने तो सुना था कि सर जब हम पैसे देते हैं तो बैंक अकाउंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बैंक वाले तो उल्टा कर रहे हैं सर, बैंक वालों ने तो कौन सी साइड पे लिख दिया? डेबिट साइड पे। देखिए मैंने इंश्योरेंस की पेमेंट कर रखी है तो भी डेबिट साइड पर लिखी हुई है। समझ आई बात? ये नहीं। लेकिन जब मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं, जैसे कि अकाउंट से कहीं से पैसे आ रहे हैं और कोई मेरे अकाउंट में चेक डिपॉजिट करके जा रहा है, तो उसको ये क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। यानी पैसों का आना बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं और पैसे का जाना बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं। आपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट देखी 1500, वाटर यूटिलिटी बिल, आप वाटर के चार्जेस पे कर रहे हैं, आप कार लोन की पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी पैसा जा रहा है ये बैंक वाले उसे क्या कर रहे हैं? डेबिट। और अगर पैसा आ रहा है तो बैंक वाले उसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। बताइए हाँ या ना? ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है भाई बैंक स्टेटमेंट के अंदर? बताइए बच्चे मुझे। अरे समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन सर हम तो कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। हम जो अपने पास कैश बुक बनाते हैं, हाँ जी, हम जो अपने पास कैश बुक बनाते हैं, हम तो बैंक के कॉलम, जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक वाले कुछ और कर रहे हैं। असल में मेरे बच्चों, आप ज़रा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपने अपना पैसा बैंक को दिया हुआ है, आपके लिए बैंक एसेट है। मैंने क्या कहा? आपके लिए बैंक एसेट है, लेकिन बैंक के लिए आप लाइबिलिटी हैं। बैंक के लिए आप कौन है? लाइबिलिटी। क्योंकि बैंक वालों ने आपका पैसा लिया हुआ है और ये पैसा बैंक वालों को क्या करना है? वापस करना है। और जो पैसा जिसको वापस करना पड़े उसके लिए वो क्या होती है? लाइबिलिटी। तो आपके लिए बैंक एसेट है और बैंक के लिए उनका कस्टमर लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? बात समझ आती है नहीं? लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं तो बैंक कहेगा कि कस्टमर की लाइबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें क्रेडिट करना पड़ता है। अगर बैंक वालों से वही पैसा वापस ले लिया जाए या फिर बैंक से कहा जाए कि आप पेमेंट कर दीजिए, तो आपके अकाउंट से पैसा घट जाता है। तो जब जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा घटता है तो बैंक कहता है कस्टमर की लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज।
और लाइबिलिटी डिक्रीज होते वक्त आप उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? आपके लिए बैंक एक एसेट है और बैंक के लिए कस्टमर लाइबिलिटी है। तो अगर आपको अपने बैंक के अकाउंट को इंक्रीज करना होगा तो आप इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन बैंक वाले जब अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो वो करेंगे क्रेडिट, और जब वो उसे डिक्रीज करेंगे तो वो उसे क्या करेंगे बेटा, डेबिट। बताइए मेरी बात समझ आती है नहीं आती? ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या है बेटा ये? बेसिक इंट्रोडक्शन। किस चीज़ का बेटा? कैश बुक का और पासबुक का। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो जो चीज़ें कैश बुक में डेबिट हो रही होती है वही चीज़ें पासबुक के अंदर क्रेडिट हो रही होती हैं। बात समझे कि नहीं? सही। और जो चीज़ें कैश बुक के अंदर क्रेडिट हो रही होती हैं वही चीज़ें पासबुक के अंदर डेबिट हो रही होती हैं। तो अब आपको अक्सर देखने को मिलेगा, आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या लिखा होगा? इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने क्रेडिट किया है। तो बताना बैंक ने आपके अकाउंट को इंक्रीज किया या डिक्रीज? इंक्रीज किया है। तो अगर बैंक ने कोई चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट की है तो आप अपने पास उसे कैश बुक में क्या कर लीजिए, डेबिट कर लीजिए। अगर वहां पर लिखा होगा कि चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, क्या लिखा होगा? चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस को डेबिट कर लिया है, तो यानी बैंक वालों ने आपके अकाउंट को डिक्रीज कर दिया है। तो यही चीज़ आप अपने पास क्या कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए। समझ आती है बात? ये नहीं आती? तो ये आपको एक बात समझनी थी कि कैश बुक में जो चीज़ डेबिट हो रही होगी पासबुक में वही चीज़ क्रेडिट हो रही होगी, और ऐसे ही अगर कैश बुक में कोई चीज़ क्रेडिट हो रही होगी तो वही चीज़ पासबुक में डेबिट हो रही होगी। आया ना? परसेप्शन चेंज हो जाता है। आपके लिए बैंक एसेट है और आप बैंक के लिए लाइबिलिटी है। लेकिन सर फिर भी इस चैप्टर में हमें करना क्या है? और इस चैप्टर का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों है? देखो बच्चे, होता ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आप अपने पास कैश बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और आपके लिए काम की कैश बुक कौन सी है यहाँ पर? डबल कॉलम कैश बुक। और आप ज़रा बैंक के कॉलम को चेक कर रहे हैं। आप बना आप रहे हैं, लेकिन आपके काम को चेक कौन करता है साल के एंड में? ऑडिटर। कौन चेक करता है? क्योंकि ऑडिटर को ही आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं और वही बंदा आपके अकाउंट्स क्या करता है? ऑडिट ले लेकर चेक करता है। अब वो ऑडिटर आपकी दुकान पर, आपके क्या नाम है, ऑफिस में, कहीं पर भी आया और आकर आपकी कैश बुक को वेरीफाई कर रहा है कि अकाउंटेंट ने कैश बुक सही से बनाई भी है या नहीं बनाई, तो वो बैंक के कॉलम को देखता है और अब उसे पूरी कैश बुक चेक करनी है। क्या करनी है? कैश बुक चेक करनी है कि इसने जो कैश बुक बनाई है वो सही भी है या नहीं। अब इस कैश बुक में बैंक का बैलेंस निकल कर आता है 50,000। बैंक का बैलेंस निकल कर आता है 50,000 और वो भी डेबिट बैलेंस निकल कर आ रहा है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा रही होगी और क्रेडिट साइड कम रही होगी। यानी बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, जिसे आप पॉजिटिव बैलेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? हाँ जी, डेबिट बैलेंस को आप क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव बैलेंस। और इसी को कहा जा सकता है फेवरेबल बैलेंस। क्या कहा जा सकता है बेटा? टर्मिनोलॉजी सीख लो। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट में डेबिट ज़्यादा हुआ है और क्रेडिट कम हुआ है। या आपकी कैश बुक है जो आपने बनाई है, तो डेबिट ज़्यादा होना अच्छी बात है, पैसे आए ज़्यादा हैं और गए कम हैं, तो वही आपका क्या बनेगा? डेबिट बैलेंस। और उसी को आप कहेंगे पॉजिटिव बैलेंस और उसी को आप कहेंगे फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि जब पैसे आपके पास ज़्यादा आए हैं तो वो चीज़ आपके फेवर में है। भाई समझ आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो अब ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि ये जो 50,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये जो 50,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या ये कैश बुक सही बनी भी है या नहीं बनी। अब ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर आपसे कहता है ज़रा एक काम करिए, बैंक वालों से बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए।
क्योंकि बैंक स्टेटमेंट किसने बनाई होगी? बैंक ने। तो आपका जो डेबिट बैलेंस आ रहा है, बैंक वालों के पास उतना ही कौन सा बैलेंस आना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। आया ना? और बैंक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए क्या है? पॉजिटिव। और आपके लिए क्या है? फेवरेबल। समझ आई बात ही नहीं? क्योंकि बैंक वाले अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक वाले कह रहे हैं कि हमें ये पैसा अपने कस्टमर को देना है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो आपका डेबिट बैलेंस आपके फेवर में होता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस आपके फेवर में होता है। तो आपके अकाउंटेंट ने बैंक स्टेटमेंट मंगा कर दी या पासबुक मंगा कर दी, और उसके अंदर जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था वो निकला 60,000। वो निकला कितना? 60,000। तो अब आप पकड़ेगा, यानी वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जो ऑडिटर है, वो अब पकड़ेगा नॉर्मल अकाउंटेंट की गुद्दी। वो कहेगा बेटा मालिक के ये 10,000 बता कहाँ गए तेरे? ये 10,000 का जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये 10,000 कहाँ गए? बैंक वाले कह रहे हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है इसके अकाउंट में 60,000 रुपये पड़े हुए हैं, और तू कह रहा है कि तेरे मालिक के अकाउंट में 50,000 पड़े हुए हैं, ये 10,000 का घपला कहाँ से हो रहा है? तो अकाउंटेंट ने कहेगा साहब जी रुक जाओ, मेरे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसी रीज़न की वजह से आ रहा है। डिफरेंस किसी रीज़न की वजह से आ रहा है, और मैं वो आपको रीज़न बताऊंगा। क्या बताऊंगा? वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा, और वो रीज़न बड़े जेन्युइन होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मेरे बैंक के बैलेंस में और पासबुक के बैंक के बैलेंस में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और मैं उन डिफरेंस का आपको क्या बताऊंगा? रीज़न। और वो रीज़न मैं आपको एक स्टेटमेंट पर बना कर दूंगा, और उसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है भाई? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अरे चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम तो समझ ले। समझ में आती है बात? ये नहीं है? आपको उस रीज़न का लिए मैं पूरा एक स्टेटमेंट बना कर दूंगा, और आपको बताऊंगा कि वो डिफरेंस आ क्यों रहा है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? और उसी स्टेटमेंट को कहा जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन का मतलब होता है जब आप बताते हैं कि ये दो बैलेंसेस मैच क्यों नहीं कर रहे, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, आप उसे रिकंसाइल करके देते हैं। आप दिखाते हैं, देखो जी ये हमारी कैश बुक का बैलेंस है, और ये कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस कैसे बन सकता है, क्या रीजंस है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? और उन्हीं रीजंस को हम किस स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं बेटा? BRS के थ्रू। और अब हम जब एक बार समझ गए हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते किसे हैं, तो अब हम ये भी समझना शुरू करेंगे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? यहाँ तक बात क्लियर हुई? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।